अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो जो लाहौर में एक ज़्यादती का मुबैना वाक़या पेश आया गैर मुल्की ख़वातीन के साथ, उसके मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया गया है और अब कार्रवाई आगे बढ़ी है। लेकिन अवाम की डिमांड क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद की नमाज जनाजा अदा की जानी है और उनकी आखिरी रसूमात के लिए अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वफ़द भी पहुंच चुके हैं। इस पे भी थोड़ी आपको अपडेट्स देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस बात का खदशा ईरान जाहिर कर रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद के जनाजे के मौके के ऊपर भी कोई ना कोई शरारत इजराइल की तरफ से हो सकती है और उसने संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं ईरान ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हालात बहुत संगीन हो जाएंगे। इसके साथ साथ जी एक अहम सिक्योरिटी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की। उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, उस पर भी बात होगी और थोड़ी इस तरफ भी चलेंगे कि जो मामला है इलेक्शन का कश्मीर में। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ज़्यादती केस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ चुका है। उसकी वजह ये नहीं है कि चैनल्स ने कोई इस पर ट्रांसमिशंस की है, क्योंकि अगर मुल्ज़िमान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली या इस तरह से कुछ होता तो वो लाजमी तौर पर उस पर अब तक कोई मैराथन ट्रांसमिशंस कर रहे होते। बल्कि आपको याद होगा कि शायद 2 साल कबल बुशरा बीबी साहिबा के जो एक साहबजादे हैं पहले शौहर से, उनका कोई इसी तरह का वाक़या सामने आया था और उसको सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर करके, और हमने देखा कि टीवी पे भी उस पर बड़ी बात हो रही थी ये वो, तो उसको बड़ा स्कैंडलाइज करके और उछाला जाता था। लेकिन जो वाक़या ये संगीन किस्म के जुर्म का है, जो कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप और फिर जिस अंदाज से उनके साथ तशद्दुद किया गया है, ये आपको मैं बता नहीं सकती। वो अल्फाज जो हैं FIR के, यकीन कीजिए कि वो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकती कि जो सलूक उन गैर मुल्की ख़वातीन के साथ किया गया है। मामले को जोड़ा जा रहा है कुछ रुपए पैसे के लेन देन से और कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की गई थी उसमें कुछ पैसों की वापसी का तकाजा था। फिर पहले उन्हें बुलाया गया और उसके बाद फिर उनको अगवा करके और उसके साथ फिर ये सब कुछ किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो यानी ये सारा मामला निकलता है, अगर ये वाकई क्रिप्टो का भी है, लेन देन का भी है, तो ये तो कोई इस बात का जवाज़ नहीं दिया जा सकता कि जो सलूक उन ख़वातीन के साथ किया गया। बहरहाल वो गैर मुल्की ख़वातीन आज वापस रवाना हो रही हैं एक खबर के मुताबिक, और दूसरी तरफ ये जो 4 मुल्ज़िमान पकड़े गए थे उनको आज अदालत में पेश कर दिया गया है। इनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल फिर सब यही उठा रहे हैं कि भाई इतने आप VIP प्रोटोकॉल के साथ इन मुल्ज़िमान को लेकर आए हैं और इनको बड़े क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अदालत में पेश कर रहे हैं, तो क्या जो बाकी मुजरिमान हैं या दीगर जो मुल्ज़िमान होते हैं, आप उनको क्या इसी तरह अदालतों में पेश कर रहे हैं? वहाँ तो CCD अपना फ़ैसला ख़ुद कर लेती है, सड़कों पर अंधी गोलियाँ मार देती है, नेफ़े में पिस्तौल चल जाते हैं, या कभी उनके साथ अपने तौर पर ही जो भी उनको समझ में आती है वो इंसाफ करती है। तो यहाँ चूँकि बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है एक मुल्ज़िम, तो इस वजह से उसके हवाले से जो है वो CCD का रवैया डिफरेंट क्यों है? यहाँ पर ज़वाबित की परवाह की जाएगी। अब यहाँ पर पूरा मौका सफाई का दिया जाएगा। हाँ, तो ये कि पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए और बचा लिया जाए। तो ये हमारे माशरे का, हमारे कानून का, हमारे अदालती निज़ाम का एक भयानक चेहरा है जो हमें हर मौके पर दिखाई देता है कि जब भी मामला आता है बाअसर मुल्ज़िमान का, तो वहाँ पर अदालत व ज़वाबित बदल जाते हैं, कानून के जो रवैये हैं, तेवर हैं, वो बदल जाते हैं। वहाँ पर जजेस का जो इंसाफ का पैमाना है वो बदल जाता है। वहाँ पर आपको मीडिया का रवैया बदला हुआ दिखाई देता है। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। ये तो अभी भी सोशल मीडिया चूँकि एक बीमारी की तरह इन लोगों को पड़ गया है, तो वो चीज़ें जो है वो सामने लेकर आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिखावे के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है कि चलें जी अब सोशल मीडिया पे ये बात आ गई है और बड़ी इसकी हाइप क्रिएट हुई है, तो जी शोर मच गया, लिहाजा कुछ ना कुछ करना है। वरना तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी और कभी किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती थी। तो ये जो सूरत हाल है ये एक अफसोसनाक मामला है और यही वो बुनियाद है, बुनियादी तौर पर किसी भी माशरे में अनरेस्ट की। जब लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं या जब लोग अपने फैसले खुद करने लगते हैं, जब अमन व अमान का जो चैलेंज है वो बड़ा हो जाता है, दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं, अनारकी के वाक़यात होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब माशरे इंसाफ नहीं करते, जब माशरों में इंसाफ
इंसाफ नज़र नहीं आता, मसावात नज़र नहीं आती, किसी के लिए एक कानून, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा कानून, तो वहाँ पर फिर लोग क्यों कानून के पास जाएं, क्यों किसी जज के सामने खड़े हों, क्यों किसी अदालत का रास्ता देखें। वो कहते हैं कि यार यहाँ से हमें क्या मिलना है, बासर मुल्जिमान है, हमारा तो कोई सुनेगा भी नहीं मामला कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो फिर अपने तौर पर कहते हैं कि हम फिर बदले लेते हैं, और यही चीज़ जो है वो बढ़ावा देती है आपके माशरे में इस चीज़ को कि लोग फिर जराइम की तरफ आमादा होते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। लेकिन इस मामले पर मैं यही देख रही थी कि सोशल मीडिया जो हमेशा कंडेम कर रहा होता था कि जी सीसीडी क्यों मावराए अदालत कत्ल करती है, आज वो ये डिमांड करता नज़र आ रहा है कि भाई अब करे ना फिर मावराए अदालत कत्ल सीसीडी, अब करे ना नेफों में पिस्तौल चलाए, अब अपने फैसले करें ना। अब यहाँ पर क्यों जो है वो हमें दो मामलात नज़र आ रहे हैं। तो इसका एक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। लेकिन मुझे अपने वतन अज़ीज़ के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कामिल यकीन है। मेरा तो ईमान ही उठ जाएगा ना कि अगर इसहाक डार साहब के नवासे को सज़ा हो गई तो मैं तो यकीन करें मेरा तो ईमान उठ जाएगा कि पैसे में ताकत होती है या बासर मुल्ज़िमान कोई असर रसूख रखते हैं पाकिस्तान में। तो मैं तो मेरा ख्याल है कि ये समझती हूँ कि ये 1.01% भी किसी से आप जाके भी सर्वे कर लेना तो कोई एक बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई इसको सज़ा होगी। 100% लोग ये कहेंगे कि जनाब आप देखिएगा कि कैसे इसको मक्खन में से बाल की तरह निकाला जाता है, कोई सेटलमेंट होगी, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बासर मुल्ज़िमान को कभी सज़ा नहीं होगी। तो ये हमारे माशरे का इंसाफ है और यही हमारे माशरे का कानून है, क्योंकि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ये बात कर लेते हैं कि जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी शख्सियत से मुतालिक, चलिए एक मीटिंग हुई है उसके ऊपर बात हो जाए। कुछ अहम शख्सियात और सहाफ़ी और एंकर पर्सनस को बुलाकर सिक्योरिटी शख्सियत की एक ब्रीफिंग हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं और जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उनके हवाले से बातचीत की गई है। जो हमें ख़बरें मिल रही हैं उन दोस्तों से जो इस मीटिंग का हिस्सा थे और जो इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में थे, तो उनके मुताबिक इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहरीली साजिश जो है वो भारत रचा रहा है और पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट करार दिलवाने के लिए वो कोशिशें कर रहा है, रेशा दवानियाँ कर रहा है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको वहाँ पर एक बूम मिलता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आगाह किया कि इनफैक्ट भारत खुद टूटने जा रहा है, इसके कई हिस्से होंगे और भारत की जो साजिशें और वहाँ पर जो एक बड़े कत्लेआम का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसकी भी वजह बुनियादी तौर पर आरएसएस की बढ़ती हुई आइडियोलॉजी है। और इसके साथ साथ जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका कहना है कि कश्मीर में जो मामलात हैं उसमें शवाहिद मिले हैं कि जी इनके जो AJK यानी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके जो ताल्लुकात हैं वो बैरून मुल्क भी मिलते हैं जाके, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ जो कलदम तंजीमें हैं उनके साथ इनके रवाबित मिलते हैं और ये किसी और एजेंडे पर हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली बातें पहले भी सामने आई थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के थ्रू, अब बाकायदा एक ब्रीफिंग में इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया गया है। अच्छा, जो एक चीज़ है इंटरेस्टिंग वो ये कि अभी चंद दिन पहले हमें ये ख़बर मिली कि भारत और पाकिस्तान के कुछ बैकडोर मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं। अभी बहुत हाई लेवल पर नहीं है लेकिन कुछ डेलीगेशंस जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और इन मुज़ाकरात का जो बुनियादी मकसद है वो पाकिस्तान की तरफ से ये है कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो इन्होंने ख़त्म किया है, मुआहदा मुअत्तल किया है, उसकी बहाली की बात हो। और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये डिमांड है कि जो एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की है इंडिया के जहाज़ों के लिए उसको खुलवाया जा सके, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है। तो इसके ऊपर जो है इब्तदाई तौर पर कुछ गुफ्तगू शुरू हुई है। ये बात कुछ हमारे जो सहाफ़ी हज़रात जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उनकी तरफ से सामने आई थी और चूँकि ज़रा हसास मामला था तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन अब कुछ और लोगों ने भी इस और आज़ाद ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कुछ ना कुछ डिस्कशन जो है वो शुरू हुई है। अब मुझे काफ़ी इस बात पे हैरत हुई कि एक तरफ ये खबरें आने लगी कि जी इंडिया और पाकिस्तान के जो टॉक्स हैं उनके कुछ इम्कानात बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो कोई साजिश भी कर रहा है और पाकिस्तान भी भरपूर तैयारी कर रहा है। तो इस तरह के हालात की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो अगर तो कोई बातचीत हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है कि
ये इंडिया की तरफ से रवैया जो है बड़ा अजीबोगरीब है कि वो पाकिस्तान में फिर भी जो साजिशें हैं वो बुनने से बाज नहीं आ रहा। और अगर बातचीत करनी है तो फिर प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए, और अगर नहीं बातचीत करनी है तो फिर प्रॉपर जिसको आप कहते हैं कि भाई फिर अपने तौर पर अपने अपने ममालिक को सिक्योर करना होगा। ज़ाहिर इंडिया कहेगा कि जी पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान तो कहता है कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये जो है वो एक अजीब सी कन्फ्यूजन यहाँ पर हमें दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के मामले की बात है, वहाँ पर जो हमें देखने सुनने में आ रहा है, मैं अभी इंटरव्यू देख रही थी एजाज़ सैयद के साथ मुश्ताक अहमद साहब का, वो खुद अभी आज़ाद कश्मीर से होके भी आए हैं, तो उन्होंने ये बातें की हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह हिसार में लिया हुआ है पूरे आज़ाद कश्मीर को। वहाँ पे रसद की बड़ी कमी है, सप्लाई नहीं जा रही वहाँ पे खाने पीने की, पेट्रोल की, इंटरनेट बंद है, और इवन बिजली के बड़े मसाइल हैं और दीगर चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक रूटीन के मामला तो चल ही नहीं रहे हैं, कहीं बाज़ार खुले हैं कहीं बंद हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और अगर जो नहीं वहाँ पे हैं तो वो अपने घरों में महसूर हैं। तो वो अजीब सी एक वहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल है। तो अभी तक भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पर बातचीत के ज़रिए मसला हल किया जाए। इस सिलसिले में जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने कोशिश भी की है, सियासी रहनुमाओं ने जाके कोशिश भी की है कि कोई सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया गया कि वो इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त कर सके। तो ये एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में आप वहाँ पर एक इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं 27 जुलाई को। अब आप देखिए कि इलेक्शंस का आज़ाद कश्मीर में कोई माहौल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो होता है ना कि जहाँ पे एक आज़ाद माहौल हो, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, लोग कैंपेन कर सकें, ट्रस्ट हो लोगों पे कि जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो आगे जाके आपके लिए फलाह व बहबूद के काम करेंगे, आपकी जो डिमांड्स हैं उनको असेंबली में जाके रखेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ तो सूरत हाल ये है कि लोग जो पार्लिमानी सियासत है उससे हमें दूर खड़े नज़र आ रहे हैं। लोग तो सड़कों पे खड़े नज़र आ रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी कोई सियासी जमात नहीं है, जिनकी कोई कश्मीर में प्रेजेंस नहीं है असेंबली के अंदर। तो ऐसे माहौल में आप इलेक्शंस करवा भी देंगे तो वो किस तरह के इलेक्शंस होंगे। और फिर एक और बड़ी सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने इन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में तो ये एक और जिसको कहा जाए कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ऐसे इलेक्शन की, जहाँ पर लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, वो सड़कों पर बैठे धरने दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिसार में लिया हुआ है, रोज़ाना के मामला डिस्टर्ब्ड हैं, और वहाँ पर जो है वो आप एक इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जब भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो आलमी मुबसरीन हैं उनकी भी नज़र इस पे होती है, ऑब्जर्वर्स आते हैं और वे देखते हैं कि किस माहौल में इलेक्शंस हो रहे हैं और लोग कितने सेटिस्फाई हैं। लेकिन वहाँ पर तो एक बिल्कुल डिफरेंट इस वक्त माहौल है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये किस टाइप के इलेक्शंस होंगे और क्यों इसको मुलतवी नहीं किया जा रहा है। बेहतर होता कि इन इलेक्शंस को थोड़ा आगे कर दिया जाता, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाता गुफ्तगू के ज़रिए, और उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन में आने के बाद इलेक्शंस करवा लिए जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़िद है रियासत के जनाब हमने इलेक्शंस करवाने हैं और जिसकी भी हुकूमत बनवानी है उनको बनवा के देनी है। इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जी पीटीआई क्यों इलेक्शन से बॉयकॉट कर रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पीटीआई इलेक्शन से बॉयकॉट क्यों ना करे। मतलब आप ये देखिए कि पीटीआई को नज़र आ रहा है कि लोग इन इलेक्शन से लाताल्लुक़ हैं। पीटीआई को नज़र आ रहा है कि लोगों की डिमांड्स, उनके मसाइल, उनके मुतालबात इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। तो पीटीआई ने अगर आवाम के साथ खड़े रहने का फ़ैसला किया तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई गलत फ़ैसला है, और वो भी उस सूरत में कि अगर पीटीआई को इस बात का यकीन हो कि चलें भाई हम इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत कर हम इन लोगों के लिए कोई मौसर किरदार अदा करने की पोजीशन में होंगे, तो फिर तो डेफिनेटली हम सब ये कह रहे होते हैं कि पीटीआई को चाहिए इलेक्शन लड़े। और अगर आप समझते हैं कि आप असम्बली में अगर जीत कर आते हैं तो आप इनके लिए किरदार अदा कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो कोई हल ही नहीं है कि आप थ्रू बैलेट जो है वो मसाइल को हल करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई को भी पता है, हमें भी पता है, सबको दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि पीटीआई को तो कुछ नहीं इन इलेक्शन में देना, उन्होंने जो उन्हें बलेगा निशान नहीं दे रहे, उनकी नीयत तो वहीं से साफ़ है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो लोग जा रहे हैं, पहले से ही जाना शुरू हो गए हैं कश्मीर में, तो इससे आगे और क्या है। आपको साफ नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पे क्या सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि जी बुरे तरीन हालात में भी इलेक्शन लड़ने चाहिए। 8 फरवरी को भी बुरे तरीन हालात थे लेकिन इलेक्शन लड़ लिए थे ना पीटीआई ने।
تو یہی تو بات ہے کہ الیکشن لڑ بھی لیے تھے تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کیا حاصل کر سکی الیکشن لڑنے کے نتیجے میں؟ کوئی ایک چیز بھی پی ٹی آئی حاصل کر سکی؟ الیکشن جیتنے کے باوجود نہیں حاصل کر سکی، نہ عمران خان کی رہائی حاصل کر سکی، نہ عدالتوں سے انصاف حاصل کر سکی، نہ اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کر سکی، نہ ہی آپ دیکھیے کہ ایز سیاسی جماعت کوئی سپیس حاصل کر سکی۔ تو پی ٹی آئی کو تو کچھ بھی الیکشن جیتنے کے باوجود نہیں ملا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن نامساعد حالات میں جیت بھی جائیں اگر، تو آپ کی جیت کو جیت ہی نہیں مانا جائے گا۔ صرف ایک اصول ہو نا کہ جی ٹھیک ہے، مسائل جتنے مرضی ہیں اور پرابلمز جتنی مرضی ہیں، لیکن الیکشن فیئر ہو رہا ہے تو 110% الیکشنز میں جانا چاہیے، بھلے آپ سے نشان چھینا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایونچولی الیکشن تو فیئر ہے نا، ایک دفعہ زور لگا کے جیت جائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایک بنیادی جو اصول ہے کھیل کا، تو وہی اگر نہیں پورا ہو رہا تو پھر وہاں پہ کھیل کا فائدہ کیا ہے، اس میچ کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر اس وقت کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی الیکشن چاہ رہے ہیں یا الیکشن سے اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ دھرنا ختم کر دیتے اور جا کے عوام کے جو نمائندے ہوتے ان کے پاس جاتے۔ ان کی طرف کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک ملا جلا کے ساری جو گورنمنٹ کی پارٹیز تھیں انہوں نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ساری کی ساری پارٹیز مل کر بھی ایک ہجوم اکٹھا نہیں کر سکی تھی۔ تو لوگ تو وہی جو گھسے پٹے چہرے ہیں اور ان کی جو ایک لگی بندھی سیاست ہے اس سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے جلسے خالی ہیں لیکن سڑکیں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ جو عوام کی سیاست نہیں کر رہا، جو عوام کے مسائل کی بات نہیں کر رہا، اس کو عوام نہیں اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار نظر آتے۔ اور اگر پی ٹی آئی، اور میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ الیکشن بوائیکاٹ بھی جو ہے یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ جیسے الیکشن لڑنا ایک حکمت عملی ہے تو الیکشن بوائیکاٹ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے پروسیس کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اگر پی ٹی آئی اس بات کے لیے لوگوں کو کنونس کر لے کہ جی ویسے تو بہت سارے لوگ ویسے ہی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ ووٹ کرتے ہیں یا نہیں، تو دوسری طرف اگر پی ٹی آئی بھی اس مہم میں شامل ہو جائے کہ جناب الیکشن کا بوائیکاٹ ہے لہٰذا کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا، تو اگر آپ کے پولنگ اسٹیشنز پر کوئی رش نہ ہو، کوئی ہجوم نہ ہو، سائیں کر رہے ہوں آپ کے پولنگ اسٹیشنز، تو پھر ایسے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ تو یہ اپنے آپ میں پی ٹی آئی کے موقف کی ایک جیت ہوگی کہ دیکھیں لوگ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کھڑے، لوگ اس جعلی الیکشن کے پروسیس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو آپ اس طرح بھی اپنی بات کو کنونسنگلی ثابت کر سکتے ہیں، جب آپ کھیل میں نہیں ہیں تو پھر کھیل ہی اس طرح نہیں ہو رہا، تو پھر اسٹیڈیم ہی خالی ہے، کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ٹیم نہیں ہے میچ میں تو بھائی کوئی آیا ہی نہیں ہے میچ دیکھنے، تو یہ بھی ایک طرح کا احتجاج ہے، یہ بھی ایک طرح کی آپ کے موقف کی جیت ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے اوپر پوری کیمپین چلا کر اگر بوائیکاٹ کرتی ہے تو لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز پر نہ جانے کے لیے اگر کنونس کر پاتی ہے سوری، تو یہ اپنے آپ میں ایک طریقہ کار ہے پروٹیسٹ کرنے کا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ سڑکوں پر آ کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یعنی پی ٹی آئی کے تناظر میں بات کر رہی ہوں، اس وقت جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر یہ بھی ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں آخر میں آیت اللہ خامنہئی شہید کے جنازے کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید کی فائنلی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی تقریبات کا اہتمام کر کے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا گیا ہے، مختلف سربراہان کو۔ پاکستان سے بھی جو وفود ہیں وہ گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے ہیں، شہباز شریف صاحب گئے ہیں، عطا تارڑ صاحب گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں، بہت سے صحافی حضرات گئے ہیں۔ تو کافی ایک بڑی ریپرزنٹیشن وہاں پر پاکستان کی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر اس موقع کے اوپر، کیونکہ ظاہر نماز جنازہ ہے، بڑے بڑے لیڈرز، پوری سپریم قیادت وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئے، تو ایسی صورت میں ایران کی طرف سے، ایران کے اوپر جو ہے کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے۔ تو ایران نے وارننگ دی ہے کہ ایسی کوئی غلطی بھی بھول کے مت کریے گا، کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے جو سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
अमेरिका को इस बात की खबर मिली थी कि जो ईरान का वफ़द पहुंचा हुआ था स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के लिए और साइन करने के लिए, वहाँ पर जब वापसी की उनकी तैयारी थी तो इसराइल की तरफ से इस बात का ख़दशा था कि वो उस डेलीगेशन को निशाना बना सकता है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और जब अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा हुआ और ये ख़बर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसराइल को फिर इस चीज़ से मना किया और उसको कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर जो सारी आगे की उनकी, क्योंकि इंडिया तो अमेरिका तो चाह रहा था ना कि वॉर ख़त्म हो और ये जो एक क्राइसिस बना हुआ था ऑयल का, ये सब मसला थोड़ा बहुत हल प्रेशर में था, तो उनकी तरफ से ये जो एफर्ट थी पूरी कि किसी तरह ईरान किसी चीज़ के ऊपर अग्री कर जाए, वो ज़ाहिर है सबुटाज हो जाती, तो उन्होंने इस चीज़ की वजह से फिर इसराइल को जो है वो रोका। अब ये खदशा जो है वो दोबारा जाहिर किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर इसराइल जो है इस तमाम मुज़ाकरात के प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई ऐसा बड़ा वाक़या करने की कोशिश कर सकता है, और इसी वजह से ईरान जो है वो उसको पहले ही से वार्निंग्स दे रहा है कि ऐसी कोई गलती भी मत करना। मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर इसका जो बोझ है वो अमेरिका के ऊपर है कि वो एक पुरअमन तरीके से उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको खुदाफिज कहना चाहते हैं, अलविदा कहना चाहते हैं, तो इस मामले में कोई तखरीब कारी ना करे और इसराइल को भी कंट्रोल करे कि वो भी इस तरह की कोई हरकत ना करे, और उनको सुकून से अपने शहीद लीडर को दफनाने की एक इजाज़त होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और ये खबर भी सामने आई है कि जो उनके अपने बेटे जो अब इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, नए आयतुल्ला हैं, वो शायद जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, इसी वजह से कि उन्हें दोबारा उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। अब उनका जो ये तदफीन का अमल है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और पहले उनकी मैयत को इराक़ भी लेके जाया जाएगा, उसके बाद फिर वापस ईरान लाकर उन्हें दफनाया जाएगा, तो इसमें थोड़ा अभी टाइम भी लगेगा। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए ख़ास तौर पर जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, और अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको भी मुतहरिक करके ईरान ने अपने जो मैसेजेस हैं वो पहुंचा दिए हैं दुश्मन ममालिक को भी। तो ये जो है वो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।